रात हो चुकी थी जब हेना ने आखिरी गाना गाया। ऑर्केस्ट्रा की मधुर झनकार के साथ साथ धुन की अद्भुत मादकता उन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है जो कैबरे संगीत सुनना पसंद करते हैं और संगीत से भी अधिक गायक की संगति का आनंद लेना पसंद करते हैं। हेना एक रंगीन मंच पर खड़ी होकर गा रही थी, लेकिन वह कैबरे दर्शकों और श्रोताओं की शारीरिक भाषा और आंखों के इशारों को स्पष्ट रूप से देख रही थी। हर कोई अपनी खुशी की कामना करता है। थोड़ी देर पहले जब सुन्नया पाल ने अपना डांस शुरू किया, दो असभ्य दर्शक उसे गले लगाने के लिए लगभग दौड़ पड़े। हॉल के मालिक बद्री चौधरी आए और दर्शकों को शांत कराया। फिर जब हेना ने कैबरे नाइट का अपना आखिरी गाना गाना शुरू किया तो ज्यादातर ग्राहक जा चुके थे। केवल पैंचेक जैसे मीठे प्यासे ग्राहक अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं। हेना को अभी भी गाना था, क्योंकि उन 5-6 दर्शकों में 1-2 ऐसे सम्मानित ग्राहक भी थे जो महानगर के अति उच्च समाज के थे। बद्री चौधरी, मेरी इच्छा है कि गाना खत्म होने के बाद हेना उनकी मेज पर जाकर बैठे और कुछ बातें करे, अद्भुत सौंफ के आनंद के साथ, और उनके साथ थोड़ा सा सुरा भी पिए। अगर रात गहरी हो गई तो बद्री चौधरी को कोई नुकसान नहीं होगा। उच्च समाज के लोग सब भुगतान करेंगे और मेहंदी के कई अतिरिक्त फायदे भी हैं। बद्री आखिरी रात हेना को अपनी कार में उसके डेरे पर लाएगा। हेना ने देखा कि डायस के ठीक सामने बुजुर्ग सज्जन ने कहा रहा है। दोनों लड़कियां बूढ़े आदमी के चारों ओर बैठ गईं, शराब पी गईं और अपने चुटकुलों और मजाक में लापरवाह हो गईं। और उसके पीछे एक खूबसूरत युवक बैठा है। वह बाहर से किराए पर ली गई 2 महिलाओं की कंपनी का आनंद ले रहा है, जो हेना को बार बार चोरी की नजरों से देख रही हैं। उसकी आंखों और चेहरे को देखकर समझा जा सकता है कि वह अब नशे में है। हेना की सुरीली आवाज में गाना सुनना और बीच बीच में उसके हाथों की ताली बजाना। बद्री ने कहा, नहीं है, समाज में बहुत उच्च मूल्य वाला व्यक्ति दिखने में और चमक दमक में ऐसा ही लगता है, लेकिन महिलाएं डायस को कामों जानवरों जैसी आंखों से देखती हैं। रात के 11:30 बजे हैं। हेना का गाना खत्म हो गया है, यह उसकी छुट्टी है। और एक बार उसने पुराने ग्राहक की ओर देखा और प्रत्येक को दे दिया। दोनों बैरंगों ने अब भुने हुए मांस को कांटे पर रखा और बूढ़े आदमी के मुंह में डाल दिया। बूढ़ा आदमी हंसा और निगल गया और उन्हें ठुड्डी से सहलाया। वह खूबसूरत युवक एक बार खड़ा हुआ, फिर कैबरे के मालिक पारसी चौधरी को बुलाया और फुसफुसाया कि क्या हो रहा है। हालांकि हेना को इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वह डायस छोड़कर ग्रीन हाउस की ओर चला गया। चौरंगी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष बाद, महायुद्ध की समाप्ति के बाद जिस तरह सभ्यता में कई नई चीजें आईं, पुरानी चली गईं और उनके अभिशाप समाज में बुरी तरह फैल गए। पाप और पुण्य के बीच कोई रेखा नहीं है। लोगों को लोगों पर भरोसा नहीं है। लोभ और ईर्ष्या में घृणा और द्वेष का मिश्रण हो गया। मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि ने भोग विलास और फिजूल खर्ची को रास्ता दे दिया। एक जादुई इंद्रधनुष की तरह पाप के रास्ते पर अर्जित धन की प्रचुरता ही वहाँ बजने लगी। छिद्रों से गुजरो। समाज के थके हुए लोगों को जीवन के इस अवमूल्यन के दुखद परिणाम दिखाई देने लगे। भले ही वे मुख्य पीड़ित थे, हेना भी उनके ग्रुप में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीबी से बचने के लिए उस कैबरे क्लब में नौकरी कर ली। वे अच्छे संगीत के साथ साथ नृत्य भी जानते थे। कैबरे क्लब के मालिक बद्री चौधरी को हेना उसके अच्छे लुक के कारण तुरंत पसंद आ गई। हेना केवल गा सकती है, लेकिन वह नृत्य नहीं कर सकती, क्योंकि कैबरे क्लब के नर्तक जो अर्धनग्न होकर नृत्य करते हैं, हेना इसमें अच्छी नहीं है। उसने बद्री को यह बात स्पष्ट कर दी। बद्री ने कहा, नहीं, आपको नाचने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होगी। फिर 3 दिन बीत गए। हेना के गाने से नाइट क्लब के ग्राहक खुश हैं, खुशी बद्री चौधरी भी। बद्री चौधरी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बहुत फायदा होगा। तुम्हारी मेहंदी किस प्रकार? हेना ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। बद्री ने कहा, 3 दिन पहले जब मैंने तुम्हें मिलने का समय दिया था तो तुमने अपनी अर्जी में कहा था कि तुम बहुत दुखी हो, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। हेना फिर कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने डेरे पर चला गया। लेकिन आज रात सब कुछ अजीब लगता है। बद्री के बोलने के तरीके से लेकर शराबी बूढ़े आदमी के मांस खाने के बदसूरत दृश्य और सुंदर युवक के संदिग्ध हाव भाव तक सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। बुजुर्ग के साथ 2 रंगरेलियां लड़कियों का तांडव मानो हद से आगे बढ़ गया हो। हेना ग्रीन हाउस में बैठ गई और सोचा कि अपने चेहरे पर लगे रंग को हटा दूं। इस सर्दी की रात में उसे हॉस्टल लौटने में देर हो जाएगी। वास्त्री ने समय पर ग्रीन हाउस में प्रवेश किया। वह हेना के पास आया और नम्र स्वर में बोला, हेना, एक बात कहनी है। श्री चौधरी के बारे में क्या? हेना उस समय बाहर जाने के लिए बाहर आ रही थी। उसने गंभीर दृष्टि से बद्री की ओर देखा। तुम्हें अभी घर नहीं जाना चाहिए हेना। बद्री ने उसका हाथ थाम लिया। यह मेरे कैबरे क्लब का एक अलिखित नियम है। मेरे क्लब की
लड़कियाँ मेरी बात मानने के लिए बाध्य हैं। क्या चल रहा है? हेना ने अपना हाथ खींचते हुए पूछा। टेबल नंबर 3 पर बैठे सज्जन आपका साथ चाहते हैं। हेना, बद्री ने तिरछी निगाहों से हेना की ओर देखा। तुम उसके साथ बैठोगी और ड्रिंक करोगी तो उसे खुशी होगी। हेना समझ गई कि बद्री किसके बारे में बात कर रहा है। टेबल नंबर 3 पर बैठे सज्जन सुंदर युवक हैं। वह थोड़ी देर पहले इशारों से इशारा कर रहा था। हेना गुस्से में थी। उसने गुस्से से कहा, मतलब? बद्री ने कहा, इसका मतलब ये है कि इससे तुम्हें लाभ होगा। युवक का नाम प्रियम सेन है, बहुत बड़ा लड़का है, एक बेहतरीन बिजनेस पार्टनर, अपार धन संपत्ति का स्वामी, न्यू दुर्गापुर में बड़ा महल नुमा घर। हेना ने गुस्से में कहा, चौधरी साहब, 3 दिन पहले जब आपने मुझे यहाँ काम दिया था तो कहा था कि मैं सिर्फ गाने गाऊंगी और कुछ नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब है? बद्री की आवाज से अब गर्मी कम हो गई। ये कैबरे क्लब है, टाउन हॉल नहीं, मिस हेना, और वो सज्जन रोज रात को यहाँ आते हैं। बहुत सारा पैसा खर्च करो, क्या तुम जाओगे? हेना ने कठोर स्वर में कहा। मेरा उत्तर है नहीं, गुस्से में बद्री ने कहा। मैं जो कहता हूँ मेरे कैबरे वर्कर वही करने को मजबूर हैं, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनकी नौकरियां तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर आप मुझे दोबारा गाने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। अगर नौकरी चली गई तो मुझे कुछ नहीं करना है। हेना ने गुस्से से कांपते हुए शब्द कहे। एक क्षण बाद हेना सड़क पर आई। कोंकण में आज कड़ाके की ठंड है। मेहदी चारों अच्छी तरह लिपटे हुए हैं। दूर से एक ट्राम जा रही है। हेना ट्राम से जाएगी। नौकरी चली गई। वह फिर से बेरोजगार है। जो महिला उसे हैरिसन रोड पर हॉस्टल में आश्रय देती है वह उसकी दूर की रिश्तेदार है, लेकिन वह हेना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। मानो आकाश गंगा में वह पहुंच गया है। एक कमरे में 2 लोग साथ साथ रहते हैं। महिला एक हस्तशिल्प कारखाने की उच्च पदस्थ कर्मचारी है। हेना को दयालुता पूर्वक उसके कमरे में रहने की अनुमति दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि यदि उसे मेरा कमरा मिल गया तो वह यह कमरा छोड़कर कहीं और चली जाएगी। हेना उस हॉस्टल में जाने के लिए स्टॉप की ओर चलने लगी। नहीं, रात लंबी होती जा रही है। ट्राम भी आ रही है। ठंड में मेहंदी जम जाएगी। सड़क पर टैक्सियां जा रही हैं, मोटर बाइकें जा रही हैं, लेकिन हेना के पास इतने पैसे नहीं है कि वह टैक्सी ले सके। वह ट्राम स्टॉप पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। उसने मन ही मन सोचा वह कलकत्ता आया और इसके साथ ही उसने 3 बार अपनी नौकरी खो दी, और इसी कारण से हर कोई उसे अकेला पाना चाहता है। पूछने का कितना अजीब तरीका है। हेना शर्माने लगी। वह इस कलकत्ता शहर में अकेला बिल्कुल असहाय है, और अगर उसे ऐसी नौकरी मिलती है जहाँ उसका सम्मान हो तो उसे अपनी गरिमा खोने का कोई डर नहीं है, बल्कि ऐसी नौकरी मिलती है जहाँ वह खुशी से काम कर सके। हेना का सदमा टूट गया। उसने धुंधले पीले अंधेरे में देखा। दूर मैदान के रास्ते पर गैस की बत्तियां जलती हैं और एक आदमी उस रास्ते पर चल रहा है। काले भूरे रंग का पैंट कोट पहने हुए है, जिसके ऊपर शरीर ओवरकोट से ढका हुआ है। लंबा चेहरा, जवानी खत्म हो गई है। धीरे धीरे परिपक्वता की सीमा पर पहुंचकर वह आदमी उसके पास पहुंचा। हेना ने बेबसी से उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी पीली हैं, लेकिन उन आंखों में कोई वासनात्मक भाव नहीं है। हेना पुरुषों की उन आंखों को जानती है। नहीं, ट्राम शायद नहीं आएगी। हेना ने असहाय होकर दूर ट्राम लाइन की ओर देखा। मुझे मापो। वह आदमी हेना के पास खड़ा हो गया और बोला, लगता है तुम खतरे में हो। हेना बीच में ही टोकते हुए दूर हट गई और बोली, धन्यवाद, मैं ट्राम के लिए खड़ा हूँ। ट्राम स्टॉप पर कोई अन्य लोग नहीं थे। वह आदमी फिर से हेना के पास आया। फिर उसने नम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो मिस। थोड़ी देर पहले मैंने बद्री चौधरी का वह भयानक व्यवहार देखा। तुम्हारे साथ नहीं किया। क्या आपने तय कर लिया है कि नौकरी खोने के बाद क्या करना है? मुझे लगता है कि आप कलकत्ता में बिल्कुल असहाय और अकेले हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या नहीं है? ये बातें सुनकर हेना एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन तुरंत उसने भाव भंगिमा पर काबू पाकर आश्चर्य भरी निगाहों से उस आदमी की ओर देखा। हाँ, वह आदमी परिपक्व है, लेकिन बहुत स्वस्थ है और अपने कपड़ों में बहुत अच्छा दिखता है। और जो आंखें अभी एक क्षण पहले एक जोड़ी तीखी पीली आंखों की तरह लग रही थीं, अब उन्हीं आंखों की तरह थीं। दोनों की आंखें सहानुभूतिपूर्ण लगती हैं। सहसा हेना की छाती से एक आह निकली। उसने रुंधे स्वर में कहा, हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। नैहाटी में मैं अपनी दादी के साथ बड़ा हुआ, लेकिन माँ, कुछ समय पहले उनकी भी मौत हो गई। आप जैसी युवा महिला के लिए कैबरे क्लब अच्छी जगह नहीं है, आदमी ने सहानुभूति पूर्वक कहा। मुझे पता है कि, हेना ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ गाना या पियानो बजाना जानती हूँ। मेरी दादी को संगीत बजाना बहुत पसंद था। उस आदमी ने एक पल के लिए क्या सोचा, फिर अचानक बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानता। मेरा नाम कुमार रणधीर रॉय है और यह आपके प्रति मेरे सम्मान के कारण है कि मैं आपको नौकरी देना चाहता हूँ। हेना ने हैरानी से रणधीर रॉय की तरफ देखा। दरअसल आदमी की आंखें सादगी से भरी हैं। दुनिया में कई अजीब चीजें होती रहती हैं, अन्यथा ऐसा अद्भुत व्यक्ति इस सुनसान
शीत अंधेरे में देवदूत की तरह उसके पास क्यों आएगा? ट्राम रुक गई है। 12 बजे। इसका बहुत समय हो गया। हेना ने फिर रणधीर रॉय की तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। घटना की अचानकता से उनका गला रूंध गया था। रणधीर रॉय ने कहा, चलो ट्राम रुक गई है, हम टैक्सी से जाते हैं। कहाँ? हेना ने पूछा। आप कहाँ रहते हैं? मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। हेना रणधीर रॉय के साथ टैक्सी स्टैंड की ओर चल दी। फिर चौरंगी रोड पर आ गए। मध्य रात्रि बार और कैबरे क्लब अभी भी खुले हैं। प्रकाश भी वैसा ही है। हेना ने फिर रणधीर रॉय की तरफ देखा। फिर ऐसा लगा कि तीखापन तीव्र है। एक जोड़ी पीली आंखें चमक रही थी। नहीं, वह गलत था। ये उसके मन का भ्रम है। वह है रणधीर की उसकी तरफ देखकर प्यार भरी मुस्कान और सहानुभूति जताना। संदेह करना दीपक पर खड़े होने के समान है। वहीं रणधीर रॉय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। जब हेना एमहर्स्ट स्ट्रीट और हैरिसन रोड के चौराहे पर टैक्सी से बाहर निकली तो रात के 12 बजे 12 मिनट रहे थे। आंटी की देर रात तक जागने की आदत से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हेना को इस रात बिस्तर पर चादर बांधते देखकर उन्हें आश्चर्य होगा। हॉस्टल छोड़ना। टैक्सी में आते वक्त रणधीर रॉय ने बहुत कुछ कहा। बोला, मेरे बूढ़े धनवान पिता के लिए तुम्हें यह नौकरी दी जा रही है। पिता बुढ़ापे में अंधे और गूंगे हो गए, लेकिन उन्हें संगीत का बहुत शौक है। उन्हें साहित्य से भी प्रेम है। इसलिए हमें तुम्हारे जैसी लड़की की जरूरत थी। आप मेरे पिता के पसंदीदा साथी होंगे। क्या हो जाएगा? हेना चुपचाप सुन रही थी। कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन में अनेक विचार थे। उसने सोचा, यह नौकरी शायद उस कैबरे क्लब की घटिया नौकरी से बेहतर थी। उस जैसी असहाय लड़की के लिए यह स्वर्ग के निमंत्रण जैसा है। वह विस्फारित नेत्रों से रणधीर को देख रहा था। क्या आप नौकरी स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल। हेना झेपते हुए उठ बैठी और बोली, मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं काम पर कब शामिल होऊंगा? रणधीर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम चाहो तो आज से चलो तुम्हारे हॉस्टल चलते हैं और सारा सामान लेकर इसी टैक्सी में निकलेंगे। लेकिन ऐसा ही होगा। हेना हंसते हुए बोली, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? रॉय कैसल, पुराना बाग बाजार गंगा के बहुत करीब है, लेकिन हमारा महल बगीचे के पौधों से घिरा हुआ है, इसलिए गंगा दिखाई नहीं देती। रणधीर ने गंभीरता से कहा। हॉस्टल आकर उसने जल्दी से बिस्तर के कपड़े पैक किए, सामान सूटकेस में रखा और जाने के लिए तैयार हो गया। आंटी सब देख रही थी। हेना को जाते हुए देखकर उसके मन में कोई विचार नहीं आया। ये ऐसा है जैसे मुझे पता है वह जाएगा। बस एक हाय लगाई और कहा, आप जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा था कि अगर आप मेरे पैसे ले लेंगे तो आप मुझे कुछ पैसे देंगे। हेना ने 10-10 के 4 नोट उसकी ओर बढ़ा दिए। हेना ने एक पल के लिए कुछ सोचा। रणधीर नीचे सड़क पर खड़ा है। वह उसके साथ किसी अनजान जगह पर जा रहा है। घर का नाम क्या है? रॉय कैसल। बगीचे में घर पेड़ों से घिरा हुआ। यह बहुत पुराना महल है और वो रणधीर रे, जिसे वह अभी भी पूरी तरह नहीं जानता था, उसकी आंखें कैसी थीं? अंधेरे में टैक्सी कभी कभी चमकती हुई प्रतीत होती थी। उस समय मेहदी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी जाएगा क्योंकि चौकड़ी अच्छी और सम्मानजनक है। हेना को ऐसी चाल फिर कभी नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद वह सड़क पर आया। फिर रणधीर रॉय के साथ टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी तेज रफ्तार से चलने लगी। बाग बाजार पहुंचने पर टैक्सी एक सुनसान अंधेरी गली से होकर आगे बढ़ी। दोनों तरफ के पुराने जीर्ण शीर्ण घर खामोश और अंधेरे हैं। फिर कार मुड़कर दूसरी लेन में घुस गई। थोड़ा आगे जाते ही रणधीर ने कहा, ड्राइवर को रोको। टैक्सी रुकी क्यों? ऊंची जर्जर छत दूर तक चली गई है। पंचील के दूसरी ओर घने अंधेरे में पुराने बॉट, अश्वत्थ और अन्य पौधे देखे जा सकते हैं। इसमें रॉय कैसल खड़ा है, सदियों पुराना जीर्ण शीर्ण स्मारक। टैक्सी का किराया दर्ज करके हेना लगभग टूट ही रही थी। रणधीर महल विहीन सिंह द्वार से आगे बढ़ा। लोहे के 2 गेट टूटे हुए थे, इसलिए घर में घुसने के बाद गेट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। यह हमारा घर है, रणधीर ने कहा। हेना असहज लग रही थी। बगीचे के पेड़ों के पीछे बने इस घर को दूर से देखने पर यह किसी भूत जैसा दिखता है। मन में कैसे अजीब ख्याल आ रहे हैं।
लेकिन हेना घर की शक्ल देखकर वाकई डरी हुई है। मैंने मन में सोचा, मैंने यह काम जल्दी में ले लिया, अब वापस नहीं जाना है। उसने अपने मुंह से कहा, बहुत सारा जंगल और बहुत पुराने जमाने का घर। रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पुरानी हर चीज पसंद है मिस हेना देवी। हेना ने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप जारी रखा। थोड़ी देर बाद घर के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। पूरा घर अंधेरे में है। 2 मंजिल और 1 मंजिल पर अंधेरा है। जब वह बड़े बड़े खंभों के नीचे से सीढ़ियां पार करके बालकनी में गया, तभी उसे शारसी पर रोशनी की एक छोटी सी लकीर दिखाई दी। किसी ने अंदर लाइट जला दी। भारी दरवाजा एक दस्तक से खुला। एक बूढ़ी औरत महिला ने दरवाजा खोला और उनके सामने खड़ी हो गई। वृद्धा का रंग गोरा है, लेकिन त्वचा पर कभी कभी झुर्रियां पड़ जाती हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही हैं। मुंह के अंदर सामने के कुछ दांत गायब हैं, लेकिन हेना को लगा कि कुत्ते के दांतों जैसे 2 छोटे छोटे नुकीले दांत निकल आए हैं होठों के दोनों तरफ। उस चेहरे में हेना को देखकर बुढ़िया अचानक अजीब तरह से हंस पड़ी। जागो। हेना एक तरफ हट गई। रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है मिस हेना, वह हमारी लंबे समय से नौकरानी निस्तारिणी दीदी हैं। वह तुम्हें तुम्हारा आवाज दिखा देगा। निस्तारिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, परी की तरह सुंदर। कितनी सुंदर लड़की लाए हो रणधीर, खासी लड़की। रणधीर ने थोड़ा डांटते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बातें करती हो निस्तारण बहन, इसे अपने साथ ले जाओ। उसका रहना, उसका खान पान और सारी सुविधाएं, लाभ सब कुछ आप पर है। सुनो हेना देवी, कल सुबह मैं तुम्हें पापा से मिलवाऊंगा। अब आप निस्तारिणी दीदी के साथ जाइए, खाओ और सो जाओ। अगर तुम्हारे पापा को मिल जाएगा तो रानू बहुत खुश होंगी। निस्तारानी ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के 1 बज चुके थे। निस्तारिणी के हाथ में लालटेन। इस घर में बिजली की रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। शायद घर वाले को ऐसी कोई पसंद नहीं है। हर कमरे और गलियारे की छत पर पुराने जमाने के झूमर लटके हुए हैं। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको वो बेकार झूमर नजर आएंगे। और छत की दरारों में झींगुरों और मकड़ियों का समूह बसेरा कर रहा था। निस्तारिणी के साथ